हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। यानी कौन सी विशेषता जो है तो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो पहला है कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। यानी ये विशेषता बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। या नेक्स्ट देखिएगा कि अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। यानी ये विशेषता दोनों धर्मों में भी है, जैन और बौद्ध धर्म दोनों में है। या अगला देखिएगा कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी केवल जो है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। तो ये विशेषता बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। या नेक्स्ट देखिएगा कि इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। यानी ये विशेषता दोनों धर्मों में है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों में, तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में यही विशेषता है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। भारतीय इतिहास को तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। तो निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं हैं भारतीय इतिहास को, तो वो समस्या कौन सी है। तो पहला देखिएगा कि पहला कौन सी वो समस्या है। पहला वाला ऑप्शन देखिए कि त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। यानी त्रिविभाजन, 3 विभाजन जो है तो भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये तीनों विभाजन जो है तो भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। या अगला देखिएगा कि तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। यानी ये समस्या है। या अगला देखिएगा कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, ये समस्या है। या नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। यानी ये समस्याएं हैं। तो देखिएगा कि जो है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। तो वो समस्या जो है कि यह संकल्पना जो है पश्चिम से ली गई है। यानी वो समस्या है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। आधुनिक काल जो है तो वो विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यही समस्या है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी 3rd वाला ऑप्शन जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। आदिवासी जो जनजातीय लोग थे तो अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। यानी वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। तो इसका देखिएगा कि कैसे लिखते हैं वर्तमान के आदिवासी अपना इतिहास। तो पहला है कि प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, यानी प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके तो वर्तमान के आदिवासी अपना इतिहास लिखते हैं। या नेक्स्ट देखिएगा कि आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, आदिवासी जो हैं तो पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके अपना लिखित इतिहास रखते हैं। या नेक्स्ट देखिएगा कि पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपना लिखित इतिहास रखते हैं। तो आदिवासी जो हैं, वर्तमान के आदिवासी जो हैं तो अपना लिखित इतिहास वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऐतिहासिक स्थल वह है तो जहाँ क्या मिलता है
तो पहला है अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, यानी वह ऐतिहासिक स्थल है। या उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, ये ऐतिहासिक स्थल है। या तीसरा है कि इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, ये ऐतिहासिक स्थल है। या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, यह ऐतिहासिक स्थल है। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ जो है अतीत के स्मृति मिलते हैं, यानी पुरानी चीज़ों की यादें मिलती हैं, अवशेष मिलते हैं, तो वो ऐतिहासिक स्थल है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा। इतिहास आपके लिए सहायक होगा, किस चीज़ में सहायक होगा, क्या करने में सहायक होगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ, यानी यह समझने में सहायक होगा इतिहास हमारे लिए। तो वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में सहायक होगा। या नेक्स्ट देखिएगा कि हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में सहायक होगा। या अगला है कि अतीत की वर्तमान से तुलना करने में सहायक होगा। अब देखिएगा कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो इतिहास हमारे लिए सहायक होगा, तो देखिए पहला है कि ए बी सी, ये तीनों सही हो जाएगा। या ए बी सही होगा, या बी सी सही होगा, या ए सी सही होगा। तो इतिहास हमारे लिए सहायक होगा। तो वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में बिल्कुल सही है। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में इतिहास हमारे लिए सहायक होगा। या अगला उसके बाद ये सही हो जाएगा। बी वाला है कि हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, ये भी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला कि ए बी सी, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। निम्नलिखित में से तो कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो पहला है भीमबेटका, यानी भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है। या सेकंड है कि बुर्ज होम, ये पूरा पाषाण स्थल है। या इनाम गांव है, या हल्लूर है। तो पूरा पाषाण स्थल जो है तो वो है भीमबेटका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव इतिहास में कौन सा काल, मानव इतिहास में तो कौन सा काल यानी कौन सा युग सबसे लंबा है। मानव इतिहास में कौन सा काल, कौन सा युग जो है तो सबसे लंबा है। तो पहला है पूरा पाषाण युग, यानी पूरा पाषाण युग जो है सबसे लंबा है। या महापाषाण युग सबसे लंबा है। या मध्य पाषाण युग सबसे लंबा है। या नवपाषाण युग सबसे लंबा है। तो मानव इतिहास में सबसे लंबा काल, सबसे लंबा युग जो है तो वो है पूरा पाषाण युग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। यानी कौन सा आखेटक जो था तो वो खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। तो पहला है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, यानी ये कारण नहीं था। या अगला है कि उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, ये। या अगला है कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये। या नेक्स्ट है कि जल संसाधनों की खोज, ये। तो देखिएगा कि खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। तो ये नहीं था कि संसाधनों के लिए आखेटक को संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डॉट डॉट की तरह है। पूर्व यदु और भरत का तो वेदों में उल्लेख किस तरह से है। तो पहला है जन की तरह, राष्ट्र की तरह, राजन की तरह, या दस्यु की तरह। तो पूर्व युद्ध और भरत का जो है वेदों में उल्लेख जन की तरह है, यानी जन की तरह पूर्व युद्ध और भरत का वेदों में उल्लेख किया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का, ऋग्वेद में जो है तो गंगा और यमुना नदी का डॉट डॉट बार नाम आया है, यानी कितनी बार नाम आया है गंगा और यमुना नदियों का ऋग्वेद में। तो पहला है कि 12 बार आया है, 1 बार आया है, लगभग 1000 बार आया है, या 100 बार आया है। तो ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना नदियों का नाम 1 बार आया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि भरत लोगों का एक समूह था। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डाट डाट में रहते थे। तो भरत जो है लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो वे डाट डाट में रहते थे, यानी वे कहाँ रहते थे? तो पहला है कि वे दक्षिण भारत में रहते थे, या नेक्स्ट देखिएगा कि उत्तर भारत में रहते थे, या पश्चिम भारत में रहते थे, या उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। तो भरत जो है लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो वे रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद की मूल रचना डाट डाट भाषा में हुई थी। यानी ऋग्वेद की मूल रचना तो किस भाषा में हुई थी? तो पहला है कि प्राकृत भाषा में, या संस्कृत भाषा में हुई थी ऋग्वेद की मूल रचना, या ब्राह्मी या सौरसेनी भाषा में। तो ऋग्वेद की मूल रचना जो हुई थी तो वो हुई थी संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद की मूल रचना तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डाट डाट कहते हैं। यानी संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पहला है कि भारत आर्य, यानी संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है तो उसे भारत आर्य कहते हैं, या भारत यूनान कहते हैं, या भारत यूरोप कहते हैं, या भारत अरब कहते हैं। तो संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में जो है तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो पहला है कि महाजनपद काल में, सेकंड है गुप्त काल में, थर्ड है हड़प्पा सभ्यता काल में, या फोर्थ वाला है कि वैदिक काल में। तो किस काल में जो है कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महाजनपद काल में। महाजनपद काल में तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? बुद्ध द्वारा जो है तो लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को तो निम्नलिखित में से क्या बताया गया? तो पहला है कि पिपासा, यानी बुद्ध द्वारा लालसाओं और तृष्णा की इच्छाओं को तो पिपासा बताया गया है, या तृष्णा बताया गया है, तन्हा बताया गया है, तीव्र इच्छा बताया गया है। तो बुद्ध द्वारा जो है लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को तो इसे बताया गया है तृष्णा। राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं। चाणक्य की जो है तो अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, उसे क्या जाना जाता है? कि पहला है अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद, या धर्मशास्त्र। तो चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, उस पुस्तक को जाना जाता है अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र जो है तो यह चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र जो है तो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो पहला है कि गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, यानी गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है तो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। या सेकंड है कि गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, ये जाना जाता था। या अगला देखिएगा गंगा का उत्तरी क्षेत्र, ये जाना जाता था। या नेक्स्ट है कि यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, ये जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था तो वो जाना जाता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है तो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो पहला है कि कपास प्रसिद्ध था, या सोना एवं बहुमूल्य पत्थर प्रसिद्ध था, या चांदी एवं तांबा प्रसिद्ध था, या कंबल प्रसिद्ध था। फोर्थ वाला देखिएगा कि कंबल प्रसिद्ध था। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए जो प्रसिद्ध था तो वो था कंबल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कंबल प्रसिद्ध था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है। यानी कलिंग जो है तो वर्तमान में कहाँ पर है। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का यह स्थल था कलिंग, तो ये वर्तमान समय में कहाँ पर है। तो पहला है कि केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या उड़ीसा में है। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा जो लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग था तो ये वर्तमान समय में उड़ीसा में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।